अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। चाइना के सबसे बड़े न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबल टाइम्स ने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सबसे रिसेंटली रिलीज तस्वीर पे एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें बहुत सी क्लैरिफिकेशंस और कंफर्मेशन हमें देखने को मिली हैं। इसमें सबसे बड़ी कंफर्मेशन यही है कि इस अपग्रेडेड GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में चाइनीज J-20 स्टेल्थ जेट की बहुत सी टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है दुनिया के बेहतरीन लाइट वेट फाइटर जेट्स में शुमार किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड PL-10E मिसाइल है, जिसे अगेन J-20 फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सिर्फ इसी मिसाइल की मौजूदगी से इस GF-17 थंडर को डॉग फाइट्स में अपने काउंटर पार्ट के मुकाबले में बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल होगा, और जिसकी वजह से ये GF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपनी लाइट वेट क्लास में दुनिया का बेहतरीन जहाज होगा। इस PL-10E मिसाइल का डायरेक्ट मुवाजना ग्लोबल टाइम्स ने USA के बनाए हुए AIM-9X मिसाइल के साथ किया है, और इस PL-10E की इंफ्रारेड इमेजिंग, होमिंग एबिलिटी, एक्सट्रीम एरोडायनामिक डिज़ाइन, TVC यानी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल, एंटी स्टेल्थ यानी स्टेल्थ तैयारी भी इससे भाग नहीं सकते हैं, जिनकी बिना पे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को ट्रमेंडस डॉग फाइट कैपेबिलिटी मिलेगी। और इवन होमलैंड एयर डिफेंस में ये अपने बड़े काउंटर पार्ट से भी बहुत आसानी से एज हासिल कर सकेगा। इसके अलावा दीगर चीज़ों में जो मैंने GF-17 थंडर के हेड अप डिस्प्ले के बारे में बताई थी, उसकी भी किसी हद तक कंफर्मेशन इस आर्टिकल में की गई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस GF-17 थंडर में एक नया और लार्जर होलोग्राफिक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले और इंटीग्रेटेड कॉकपिट डिस्प्ले मौजूद होगा, जो कि J-20 की तरह का होगा। हाउएवर हेड अप डिस्प्ले के बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया कि J-20 की तरह ये हेड अप डिस्प्ले होने वाला है। यस, J-20 की बहुत सी टेक्नोलॉजीज यकीनन इसमें मौजूद होंगी, लेकिन विजुअली ये J-20 से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हाउएवर जो चीज़ J-20, J-16, J-10C और GF-17 में कॉमन होने वाली है, वो एक एडवांस्ड मॉस सिस्टम यानी मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम होने वाला है। इन एडिशन टू दैट, चाइनीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें दुनिया के सबसे एडवांस रडार्स में से एक रडार का इजाफा किए जाने वाला है, और वो है नेरियट का बनाया हुआ KLJ-7A एयर कूल्ड एसा रडार। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक GF-17 थंडर के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन्स में भी इन नए रडार्स और मिसाइल को अपग्रेड किया जा सकता है, मेकिंग GF-17 थंडर एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइट वेट फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। अर्जेंटीना की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अर्जेंटाइन एयरफोर्स अपने पुराने मिराज 3 को रिप्लेस करने के प्रोसेस में है, और इस रिप्लेसमेंट में जो फाइनल दो कंटेंडर अब रह गए हैं, उनमें मिगोयान का बनाया हुआ MiG-35 और पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और कैग का तैयार करदा GF-17 थंडर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि दो बहुत ही मुख्तलिफ वेट क्लास के फाइटर जेट्स हैं। MiG-35 एक प्रॉपर हैवी वेट फाइटर जेट और GF-17 एक प्रॉपर लाइट वेट फाइटर जेट। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आई बिलीव कि अगर अर्जेंटाइन की जानिब से मिराज 3 को रिप्लेस किया जा रहा है तो वो एक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म को जहन में रख के अपनी चॉइस को पिक करेंगे। वाइल अगेन एक हैवी क्लास MiG-35 और एक लाइट क्लास GF-17 थंडर के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन एक बर्तरी या एक एडवांटेज जो कि GF-17 थंडर को MiG-35 के मुकाबले में होगा, वो ये कि GF-17 थंडर स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में अपना लोहा मनवा चुका है। 27 फरवरी को GF-17 को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था, और वो ऑपरेशन जिसे इस सदी की सबसे एडवांस्ड एयर इंगेजमेंट कहा जाता है, GF-17 इसमें फ्लाइंग कलर्स में पास किया जा सकता है। एक और चीज़ जो कि मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि GF-17 और MiG-35 से पहले अर्जेंटाइन का पूरा जोर जो था वो FA-50 गोल्डन ईगल खरीदने में था, जिसको अनफॉर्चुनेटली UK ने FA-50 के पार्ट सप्लाई ना करने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसके दो कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं। एक तो ये कि शुरू से ही अर्जेंटाइन एक लाइट वेट फाइटर जेट में ही दरहकीकत दिलचस्पी शो कर रहा था। दूसरा ये कि मुमकिन है कि FA-50 या लाइट वेट फाइटर जेट की डील अर्जेंटाइन एयरफोर्स ने बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से की हो। दोनों सिचुएशंस में GF-17 थंडर ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन के तौर पे सामने आता है। नेवरदलेस MiG-35 के भी बहुत से प्रोज मौजूद हैं। फाइनल कंटेंडर्स में GF-17 थंडर और MiG-35 मौजूद हैं, तो लेट्स सी कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स की जानिब से क्या चॉइस पिक की जाती है।
सो एक 2 पार्ट न्यूज़ है जिसके सेकंड पार्ट में हम इसे अफगान पीस प्रोसेस के आउटकम्स के हवाले से बात करेंगे, जिसकी एक बहुत तारीखी डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान में अभी विटनेस की गई है। लेकिन पहले पार्ट में है तो अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से एक बहुत अहम मीटिंग दोहा कतर के अंदर आज हुई है, जिसमें पाकिस्तान, रशिया, चाइना, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स, तालिबान का ग्रुप और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से अफगानिस्तान की मुस्तकबिल पर मुलाकात की गई है। पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टीम जो कि आज से चंद दिन पहले अफगानिस्तान में काबुल में मौजूद थी और इसी हवाले से उनकी जानिब से नेगोशिएशंस / डिस्कशन की गई थी। यूएस रिप्रेजेंटेटिव इसमें ज़ुल्म खलीलजाद हैं। चंद मुलाकातें उन्होंने भी की हैं। लेट्स सी इस हवाले से क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, क्या अफगान तालिबान फिर से पीस नेगोशिएशंस का हिस्सा बन पाएंगे कि नहीं, इसका जवाब हमें आने वाले चंद दिनों में मिल सकता है। लेकिन आज एक बहुत हिस्टोरिक दिन है, तारीखी एतबार से भी मुसलमानों की तारीख का आज एक बहुत तारीखी दिन है। ग़ज़वा बदर आज के दिन वकूफ़ पज़ीर हुआ था, जिसमें मुसलमानों ने 313 की तादाद में 1000 कुफ़ार को शिकस्त दी थी। लेकिन पाकिस्तान की ट्रेड और इकोनॉमिक्स की तारीख में पाकिस्तान हमेशा से सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना चाहता था और आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक कराची के रास्ते से तोरखम बॉर्डर क्रॉस करते हुए पहली बार पहली कंटेनर शिप को अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान लेकर जाया जा रहा है। ये एक तरह की शुरुआत है जिसमें इन कंटेनर्स की पाकिस्तान से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के ममालिक तक फ्री मूवमेंट को मुमकिन बनाया जा सकेगा। TIR यानी ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल राउटियर्स के सिस्टम के मुताबिक, जिसमें कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर सील रहते हैं इवन ट्रांजिट के दौरान, और TIR कार्नेट इस हवाले से कस्टम्स की इंटरनेशनल गारंटी होती है इस सीलिंग के हवाले से। सो इवन अफगानिस्तान में भी ट्रांजिट के दौरान इन कंटेनर्स को सील ही रखा जाएगा। पहला कंटेनर जो TCS की जानिब से ऑपरेट किया जा रहा है और इस कंटेनर के अंदर हर्बियन होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद है। इसकी मंजिल जो है ताशकंद उज़्बेकिस्तान की जानिब है। तोरखम अफगानिस्तान से होता हुआ ये तिरमिज़ उज़्बेकिस्तान पहुंचेगा। आई डू बिलीव कि इससे पहले भी एक छोटे स्केल पे चंद बार कार्गो को ट्रांजिट किया जा चुका है सेंट्रल एशिया तक, लेकिन इसकी एक अपनी ही सिग्निफिकेंस है जो कि ट्रांजिट ट्रेड और लॉजिस्टिक्स में एक नया दौर खोल सकेंगी। सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी, रीजनल इकोनॉमी और डेवलपमेंट की चीज़ें जिसमें हम बात कर रहे हैं वो हकीकी तौर पे हमें देखने को मिलेंगी और पाकिस्तान की अहमियत इस तमाम मामले में, हमारा रोल सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ, हमारा रोल एज अ कनेक्टिविटी हब और हमारी अपनी डेवलपमेंट और इकोनॉमी बूस्ट में ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। लेट्स होप कि अफगानिस्तान में आने वाले टाइम्स में पीस की सिचुएशन कायम रहे ताकि इन कार्गो शिपमेंट्स का तबादला हम डेली बेसिस पे देख सकें, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और पूरे रीजन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। लाइक, सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।